हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में मुगल साम्राज्य के परिदृश्य को देख रहे थे, जिसमें केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग उसी क्रम के व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था और मुगल काल की कृषि व्यवस्था और खनिज उद्योग, वस्त्र उद्योग, बहुत चीजों को देखेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं मुगल काल की मनसबदारी व्यवस्था को। क्या मुगल काल की मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था जिसके बारे में हमने अकबर के समय में चर्चा किया था और अकबर ने ही इसे लागू भी किया था 1577 ईस्वी में। ठीक, मनसबदारी ये मनसब शब्द से बना हुआ है। और मनसब शब्द क्या है? मनसब शब्द हमने बताया था कि मनसब शब्द अरबी भाषा का क्या होता है। अकबर के समय में अरबी भाषा का शब्द है। क्या मनसब अरबी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मनसब जो है अरबी भाषा का क्या है? शब्द है, जिसका अर्थ ही होता है क्या? पद या रैंक, पद या रैंक। ठीक, ये जो शासकीय और गैर शासकीय उस समय के मुगल काल में जो अधिकारी हुआ करते थे, सैन्य असैन्य अधिकारी हुआ करते थे, उनके पद या रैंक को दर्शाता था कौन? मनसब। ठीक, मनसब से ही मनसबदारी प्रथा बनी है। ये दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मंगोलों की जो दशमलव पद्धति हुआ करती थी, दशमलव पद्धति का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 तक ये जो अंकों का प्रयोग किया जाता था, 0 से लेकर 9 तक, इन 10 अंकों के प्रयोग को ही दशमलव पद्धति बताया जाता था। और अकबर के समय में लगभग आईने अकबरी में जो लगभग 66 मनसबों की उल्लेख मिलता है कि 66 मनसब थे, लेकिन 33 मनसब भी प्रयोग किए जाते थे। इसमें एक मनसबदार नियुक्त किया जाता था और वो जो मनसबदार नियुक्त किया जाता था उसके पास सैनिक हुआ करते थे और आवश्यकता पड़ने पर बादशाह मनसबदारों से सैनिक सहायता भी लेता था। ठीक, और इस जागीरदार को एक तरफ से जागीरदार ही काम भी करते थे। मतलब जिस मनसब एक हुआ करते थे, प्रांत हुआ करता था, उस प्रांतों के एक तरीके से मालिक हुआ करते थे, इनके पास सेनाएं होती थी और फिर वहां से ये जागीरदार का रूप में, मतलब जब यही मनसब जागीरदार बनते थे तो वो जागीर वसूलते थे। जागीर दो रूपों में लिया जाता था, एक तो नगद पैसा भी लिया जा सकता था, या तो उसे जागीर के रूप में अन्न लिया जाता था, अनाज लिया जाता था। दो तरीके से वसूला जाता था। तो ये जागीरदार कहलाते थे, यानी मनसब कभी कभी जागीरदार भी कहलाते थे। ठीक, जिनसे इनके पद या रैंक के हिसाब से इनका वेतन निर्धारित होता था। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग। मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? पद या रैंक। यहां लिख लीजिएगा, जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। लिखेंगे यह मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। जो मनसबदारी व्यवस्था थी, इसमें लिखेंगे स्टार बनाकर, यह मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। दशमलव पद्धति ये कहां से? 0 से लेकर के 0, 1, 2, 9 तक के अंकों को, 10 अंकों का जो है दशमलव पद्धति पर आधारित थी। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग किया जाता था मनसब में। आगे लिखेंगे स्टार बना करके, इसमें मनसब का अर्थ पद होता था। मनसब का अर्थ जो होता था, क्या होता था? पद होता था। लिखेंगे इससे निम्न बातों का पता चलता था। निम्न बातों का पता चलता था। इससे निम्न बातों का पता चलता था। पहली बात तो जो ये पता होता था कि पद कौन सा पद है। ठीक, उस पद के
अधिकारी रैंक का पद है, कैसा पद है, उसके पद का पता होता था। किसके मनसब का अर्थ यही होता है पद, और पद का इसे निम्न बातों का पता चलता था। पहली बात, उसके पद का पता चलता था कि किस प्रकार का कौन सा पद है, अधिकारी है कि क्या है, ये चीज पता होती थी। फिर उसका वेतन क्या है धारा का, ये चीज हो जाता था। क्या, धारा का वेतन पता हो जाता था। फिर उसके पास नियत संख्या में कितने सैनिक हो सकते हैं या हथियार हो सकते हैं, जैसा पोस्ट होता था वैसा होती थी। तो ये सारी चीजें पता हो जाती थी। आगे की तरफ इसी में लिखेंगे मनसब का आशय, मनसब का आशय, मनसब का आशय ऐसे व्यक्ति से था, ऐसे व्यक्ति से था, मनसब का आशय ऐसे व्यक्ति से था कि जरूरत पड़ने पर, कि जरूरत पड़ने पर उसे सैन्य सेवा, सैन्य सेवा, सैन्य सेवा देनी होगी। ठीक, सैन्य सेवा देनी होगी बादशाह को। कब, जब जरूरत पड़ेगी। तो यही मनसब का आशय क्या है, ऐसे व्यक्ति से था कि जब जरूरत पड़ती थी तो उसको, उसके पास सेनाएं हुआ करती थी, उसको लेकर के बादशाह की सहायता करनी होती थी। आगे की तरफ लिखेंगे मनसब से आशय था कि जरूरत पड़ने पर उसे सैन्य सेवा देनी होगी। आगे लिखेंगे स्टार बना करके, इसमें सब राजकीय, राजकीय व्यक्तियों को शामिल किया जाता था, किया जाता था, किया जाता था। इससे पता चलता था कि अगर कोई मनसब है तो व्यक्ति क्या होगा, राजकीय अधिकारियों में होगा, राजकीय व्यक्ति है, ठीक, यानी राजा का आदमी है। आगे की तरफ हम इसमें देखेंगे, लिखेंगे अकबर ने 1577 में इसको स्टार्ट किया था। किसको, मनसब को। ठीक, आगे लिखेंगे 1577 ईस्वी में स्टार बनाकर, 1577 ईस्वी, 1577 ईस्वी लिखेंगे अकबर ने मनसबदारी प्रथा स्टार्ट की। व्यवस्था या व्यवस्था लिखेगा, मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की, प्रारंभ की। ठीक, पहले ये एकल हुआ करती थी, ठीक, मतलब एक ही तरीके की थी, लेकिन बाद में 1592 ईस्वी में लिखेंगे 1592 ईस्वी दो भागों में इसको बांट दिया। 1592 ईस्वी लिखेंगे अकबर ने इसे दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। ठीक, इसमें दो भाग बना दिया इसने, एक था जात और दूसरा था सवार। ठीक, जो जात हुआ करता था सैनिकों के वेतन को, उनके भत्ते को निर्धारित करता था, लेकिन जो सवार हुआ करता था, ये जो सैनिक भर्ती हुआ करते, मतलब कितने उसमें संख्याएं होंगी घुड़सवार की, कितने सैनिक होंगे, उसकी संख्या को निर्धारित करता था। ये वेतन और भत्ते को निर्धारित करता था। लिखेंगे ये व्यक्तिगत पद, यह व्यक्तिगत पद, व्यक्तिगत पद और वेतन निर्धारित करता था, निर्धारित करता था। यानी ये पद बताता था कि कौन सा पद होगा किस कर्मचारी का और उसका वेतन क्या होगा, उसका भत्ता क्या, इस चीज को ये निर्धारित करता था। जब मनसबदारी दो भागों में बढ़ गई, कौन, जात करता था, व्यक्तिगत पद को बताता था कि आपका पद क्या रहेगा, और वेतन जब उसकी मतलब भर्ती हुआ करती थी एक तरफ से कह लीजिए तो। और जो सवार हुआ करता था ये बताता था कि घुड़सवारों की संख्या क्या होगी, घुड़सवारों और
सैनिकों की संख्या निर्देशित करता था, किसी की संख्या निर्देशित करता था, ठीक, संख्या निर्देशित करता था। एक तरफ से समझ लीजिए आयोग ही था जो भर्ती करके एक घुड़सवारों और सैनिकों की संख्या निर्देशित करता था और ये पद और वेतन निर्देशित करता था, ठीक। एक तरफ से आयोग ही है, कोई भी आयोग मान लें। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें मनसबदारी व्यवस्था में, और अकबर के समय में ही लगभग 66, आगे लिखेंगे आप, अकबर के समय में लगभग 66 मनसब हुआ करते थे, लेकिन उसमें से 33 मनसब ही लागू किया गया था, मतलब 33 मनसबदार ही स्टार्ट किया गया था, ठीक। आगे की तरफ इसमें लिखेंगे स्टार बनाकर, अकबर ने दाहविष्टि, ठीक, नीति चलाई जिसके तहत सवार को दो घुड़सवार रखने होते थे। जो सवार हुआ करता था, जो संख्या निर्धारित करता था, कौन? सवार, जो ये बताता था कि सैनिकों की और घुड़सवारों की संख्या क्या होगी, उनको अकबर ने निर्धारित किया था कि घुड़सवार, 2 घुड़सवार उसको रखना जरूरी है हमेशा, ठीक। आगे की तरफ इसमें स्टार बनाकर लिखेंगे मनसबदार से आशय, यहाँ लिखेंगे मनसबदार को जागीरदार भी कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये जागीरदार, जब जागीरदार के रूप में ये काम करता था तो ये जागीर को वसूलता था। क्या वसूलता था? जागीर वसूलता था। जागीर का मतलब यहाँ टैक्स से ही है, ठीक। जागीर वसूलता था, और जब जागीर वसूलता था तो जो जागीर वसूलता था ये 2 रूपों में, या तो नगद या तो कैश लेता था, या तो उसी के बदले अनाज, ठीक, या तो अनाज या तो कैश, दोनों रूपों में ली जाती थी जागीर। तो इसको वसूल करके ये क्या करता था, जब जागीरदारी का काम करता था तो उसको, मनसबदार को जागीरदार कहा जाता था। यानी मनसबदार जागीरदार हो सकता है लेकिन जागीरदार मनसबदार नहीं हो सकता है, ठीक। तो मनसबदार को जागीरदार भी कहा जाता था, जो क्या करता था, जागीर वसूलने का भी काम करता था। और जागीर 2 तरीके से ली जाती थी, नगद के रूप में भी और अनाज के रूप में भी, ठीक। तो ये रहा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, अब देखेंगे मुगल काल की जो अर्थव्यवस्था क्या रही है। मुगल काल की अर्थव्यवस्था, हेडिंग डालेंगे मुगल काल की अर्थव्यवस्था। ये मनसबदारी व्यवस्था रही। अब मुगल काल की थोड़ा अर्थव्यवस्था देख लिया जाए। मुगल काल की अर्थव्यवस्था, हेडिंग रहेगी मुगल काल की अर्थव्यवस्था। मुगल काल की अर्थव्यवस्था, चलिए हम लोग इसमें समझते हुए, लिखते हुए, समझते हुए दोनों काम करते चलेंगे। और किसी भी काल की या किसी भी साम्राज्य की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें कहीं ना कहीं कृषि का अहम रोल ही होता है, ठीक। तो कृषि, तुजुक ए बाबरी, जो बाबर है, बाबरनामा, उसमें कृषि का भारत में उतना उल्लेख नहीं मिलता है कहीं पर, ठीक। लेकिन तुजुक ए बाबरी में सिंचाई व्यवस्था की थोड़ी सी प्रणालियों को मिलता है, क्योंकि बाबर ने तुजुक ए बाबरी में भी ये चर्चा किया था कि जो भारत है ज्यादा कुछ नहीं, नदियों, पर्वत, पठारों का क्या है, देश है, ठीक। तुजुक ए बाबरी में बाबर ने ऐसा भी लिखा। तो चलिए लिखते हैं इसमें कृषि। थोड़ा सा पहले कृषि को देखेंगे। इसमें कृषि हुआ क्या करता था मुगल काल में, जो बाबर तो लिखा कि भारत में जो है नदी पठारों क्षेत्रों का और पर्वत पठारों का क्या है, एक एरिया है जहाँ के लोग
मरना जानते हैं पर लड़ना नहीं जानते हैं। ठीक, उस समय जनसंख्या हुआ करती थी कम, और जो भारत की भूमि थी उपजाऊ भूमि थी और बहुत ज्यादा मात्रा में थी। मतलब जितना जमीन थी उसके अनुपात में व्यक्तियों की संख्या कम थी, और साधन जो हुआ करते थे कृषि के उत्पादन के वो बहुत साधारण तरीके के हुआ करते थे, कोई तकनीकी नहीं थी, इसलिए खेती कर पाना बहुत मुश्किल था, और कृषि की भी उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। वो तो बाद में चल करके इसमें शाहजहां ने 2 नहरों का निर्माण करवाया। ठीक, तो अभी देखते हैं हम लोग कृषि लिखेंगे इसमें तुजुक ए बाबरी में, तुजुक सीधे लिखिएगा तुजुक ए बाबरी में, तुजुक ए बाबरी में, ए बाबरी में, बाबरी में, बाबरी में भारत में सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए, भारत में सिंचाई के लिए लिखेंगे नहरों, नहरों का, नहरों का अभाव का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। यानी उस समय भारत के में जो बाबर ने लिखा है भारत में सिंचाई के लिए नहरों का अभाव का उल्लेख है। ठीक, लेकिन उन्होंने बताया है बाबरनामा में ये भी चीज लिखा कि भारत नदियों पर्वत पठारों का क्या है देश है, लेकिन नहरें नहीं है, नदियां हैं। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें भारत में, भारत में, भारत में कृषि उपजाऊ भूमि, कृषि उपजाऊ भूमि थी। भारत में कृषि उपजाऊ भूमि थी, कृषि उपजाऊ भूमि थी भारत में, किंतु उत्पादन, किंतु उत्पादन के साधन, जो उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन बहुत ही, उत्पादन के साधन बहुत ही छोटे हुआ करते थे, बहुत ही साधारण हुआ करते थे, साधारण हुआ करते थे, हुआ करते थे। ठीक, नोट कर लीजिएगा। भारत में कृषि उपजाऊ भूमि थी किंतु उत्पादन के साधन बहुत ही साधारण हुआ करते थे। आगे स्टार कर बनाकर लिखेंगे कृषि योग्य भूमि के अनुपात में जनसंख्या कम थी, जनसंख्या कम थी। यानी जितनी कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी उसके अनुपात में जनसंख्या बहुत कम थी, इसलिए कृषि का भी अभाव ही पाया जाता था। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे शाहजहां स्टार बनाकर, शाहजहां अपने समय में, अपने समय में 2 नहरों का निर्माण करवाया, 2 नहरों का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया। पहला फैज नोट करेंगे, दूसरा नोट करेंगे शाह। क्यों करवाया था? कृषि के उन्नति और विकास के लिए। क्यों नहरों का निर्माण करवाया था शाहजहां ने? कृषि की उन्नति और विकास के लिए शाहजहां ने 2 नहरों का निर्माण करवाया, एक फैज और एक शाह। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें जो बदायूनी है लेखक, वो अकबर के समय में बताता है कि महामारी और सूखा का भी प्रकोप मिलता है। कौन? बदायूनी। और लाहौरी और पीटर मुंडा भी एक लेखक हैं जो बताते हैं कि जब समय था इसका शाहजहां का, तो उसके समय में शाहजहां और जहांगीर से लेकर शाहजहां के तक के समय में जो गुजरात है और दक्षिण भारत के समय में महामारी का और बहुत भीषण, लगभग 1631 के आसपास जहांगीर के समय में ही बहुत भारी मात्रा में
सॉरी जहांगीर नहीं, ये क्या बोलते हैं, शाहजहां के समय में बहुत ज्यादा मात्रा में अकाल पड़ा था गुजरात और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। तो आप इसमें नोट करेंगे, बदायूनी ने बताया था कि अकबर के समय में महामारी, बदायूनी ने बताया था कि अकबर के समय में महामारी और अकाल का प्रकोप था, अकाल का प्रकोप था। फिर 1630 और 31 लगभग शाहजहां के समय में भी गुजरात से लेकर दक्षिण भारत में अकाल का सबसे बड़ा प्रकोप रहा। ठीक, आगे के जब प्रकोप रहा तो उस समय लिखेंगे, इसमें हेडिंग देंगे उस समय, तो जब प्रकोप था तो उस समय विदेशों से लाए गए उत्पाद, कुछ उत्पाद लाए गए कहां से, विदेशों से। ठीक, कौन कौन से चीजें हैं थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, लिखेंगे स्टार बना करके। पपीता, पपीता सभी लोग देखे होंगे गांव में। मक्का, ठीक, पपीता और मक्का। मक्का जो गोल गोल पेले में होती है जिसको लोग कहते हैं जोनहरी गांव में। ठीक, पपीता मक्का, ये कहां, अमेरिका से लाया गया था। कहां से, अमेरिका से। अबुल फजल, ठीक, अमेरिका का वर्णन किया हुआ है अपने समय में, पपीता और अमेरिका। ठीक, मक्का जो लाया गया था अमेरिका से। दूसरा लिखेंगे इसमें हम तरबूज खरबूज, तरबूज और खरबूज, खरबूज कहां से लाया गया है, मध्य एशिया से। कहां से, मध्य एशिया से, मध्य एशिया से। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे इसमें हम, इसमें अनानास काजू, अनानास काजू कहां से लाया गया था, ये लिखेंगे अमेरिका। अमेरिका। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे इसमें हम फिर 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में। फिर नीचे 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में जो भारत में और 18वीं शताब्दी भारत में क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में काफी की खेती होने लगी, काफी की खेती स्टार्ट हो गई, खेती स्टार्ट हो गई। ठीक, प्रारंभ हो गई। और 18वीं शताब्दी में भारत में क्या हुआ, आलू, टमाटर और लाल मिर्च, ठीक, लाल मिर्च का उत्पादन क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। नोट कर लेंगे 17वीं शताब्दी में भारत में किसकी खेती, काफी की खेती, किसकी, काफी की, और आलू टमाटर और लाल मिर्च की खेती स्टार्ट हो गई। कब, 18वीं शताब्दी में, और 17वीं शताब्दी में काफी की। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें आगे की तरफ लिखेंगे मक्का। मक्का के लिए जो उस समय हुआ करता था, अभी हमने बताया कहां पर, अमेरिका में, लेकिन भारत में कहां उस समय मक्का हुआ करता था, तो कोष्टक में लिखेंगे पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। ठीक, पूर्वी राजस्थान। ठीक, यहां पर हुआ करता था। आगे की तरफ इसमें नोट करेंगे, इसमें जो तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू की ये जो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, नोट करेंगे, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, द्वारा भारत लाया गया, भारत लाया गया। ठीक, तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था और ये जहांगीर के समय में आया था। किसके समय में, जहांगीर के समय में। नोट कर लेंगे, जहांगीर के समय में
जहांगीर के समय यह भारत में कृषि में उपयोग आया, कृषि में लाया गया। यानी भारत में इसकी खेती जो स्टार्ट की गई जहांगीर के समय से की गई थी, लेकिन हमने जहांगीर को जब पढ़ा रहा था तो उसके न्याय की जंजीर के लिए जब बताया कि प्रसिद्ध है, तो उसी समय हमने बताया था कि इसने 12 घोषणाएं की थी, जिसमें न्याय की भी बात किया था। ठीक, जहांगीर तो उसी समय 12 घोषणाओं में इसको निषिद्ध कर दिया था। ठीक, तंबाकू के सेवन को, तंबाकू की खेती को उसने निषिद्ध ठहराया था। ठीक, अफीम लिखेंगे, इस समय अफीम खेती हुआ करती थी। अफीम, क्या अफीम? अफीम के लिए जो उस समय प्रसिद्ध हुआ करता था वो मालवा वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश उज्जैन का और बिहार क्षेत्र हुआ करता था। दवा के रूप में इसका प्रयोग लाया जाता था, जो अफीम हुआ करता था। ठीक, आगे की तरफ नील लिखेंगे। नील के लिए गुजरात का सरखेज जो हुआ करता था, सरखेज एक स्थान है गुजरात में, वो प्रसिद्ध हुआ करता था नील के लिए। कब? मुगल काल में। नोट कर लीजिएगा, नील। ये दिल्ली सल्तनत में भी नील के लिए सरखेज प्रसिद्ध रहा है। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग, पीसीएस समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं में, टीजीटी पीजीटी जैसे परीक्षाओं में, या कभी कभी एसएससी के फैक्ट्सों में पूछ लिए जाते हैं कि मुगल काल में ये चीज किसके लिए, कहां से, कैसे उत्पादन होता था, क्यों प्रसिद्ध थी, तो इसको याद रखेंगे। आगे की तरफ नोट करेंगे, इसमें हम गुड़ चीनी स्टार बनाकर लिखेंगे। गुड़ चीनी के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध था वो था पंजाब। ठीक, पंजाब, बंगाल और गुजरात। नोट कर लीजिएगा, पंजाब, गुजरात, बंगाल और गुजरात किसके लिए? गुड़ और चीनी के लिए प्रसिद्ध था। आगे लिखेंगे खनिज उद्योग, हेडिंग डाल करके खनिज उद्योग। इसमें पहले वस्तुओं का नाम लिखेंगे। खनिज वाले में तांबा, क्या तांबा? अभी हम बता रहे तांबा कहाँ कहाँ मिलता था। लोहा, नमक, फिर हीरा। ठीक, फिर लिख लेंगे संगमरमर। ठीक, देखेंगे इसमें हम तांबा जो हुआ करता था उस समय खेतड़ी से मिलता था। कहाँ? खेतड़ी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। जिनको नहीं पता होगा कोष्टक में लिख लेंगे राजस्थान। ठीक, और संगमरमर कहाँ से आता था? मकराना। ये भी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ठीक, नोट कर लेंगे कोष्टक में। जो लोहा हुआ करता था उस समय कहाँ से? कश्मीर, पंजाब, बंगाल, और यहाँ कश्मीर, बंगाल, बिहार और इलाहाबाद। ठीक, कश्मीर, बंगाल, बिहार और इलाहाबाद इसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। नमक, सांभर झील। ठीक, सांभर झील राजस्थान के क्षेत्रों से। ठीक, नोट कर लीजिएगा पंजाब की पहाड़ियों से। ठीक, हीरा जो हुआ करता था ये गोलकुंडा से, जहां से शाहजहां को मिला था, गोलकुंडा की खदान, गोलकुंडा से। ठीक, नोट कर लेंगे गोलकुंडा की खदान से। तो ये रहा खनिज उद्योग मुगल काल का। तांबा, खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त होता था, संगमरमर मकराना से। ठीक, सफेद संगमरमर। लोहा जो हुआ करता था कश्मीर, बंगाल, बिहार और उत्तर इलाहाबाद के क्षेत्रों से। नमक जो हुआ करता था सांभर झील, पंजाब की पहाड़ियों से। हीरा गोलकुंडा से। ठीक, इसमें अभी हम लोग देख लेंगे आगे की तरफ की वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था। ठीक, वस्त्र उद्योग हेडिंग डालेंगे मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा सूती वस्त्रों
का जो स्टेटमेंट था वो बहुत ज्यादा सूती वस्त्र का उपयोग हुआ करता था। लिखेंगे इसमें हम वस्त्र उद्योग, मुगल काल में वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, एक सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, और फिर जिसे हम मखमल, मखमल या इसी को बोला जाता है मलमल, ठीक, टूटी फूटी भाषा में मखमल लोग बोलते हैं, मलमल था। फिर आगे लिखेंगे ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ठीक। देखेंगे हम सूती वस्त्रों में, सूती वस्त्र में बंगाल और गुजरात, ठीक, बंगाल और गुजरात प्रसिद्ध स्थान रखते थे। कौन? बंगाल और गुजरात। मुगल काल में बंगाल और गुजरात प्रसिद्ध स्थान रखते थे किसमें? सूती वस्त्र के उत्पादन में। और जहांगीर ने अपने ही समय में कालीन बनाने के लिए और सूती वस्त्रों के उद्योग के निर्माण के लिए उसने पंजाब में कई कारखानों की स्थापना भी करवाया था, ठीक। कहाँ? पंजाब के क्षेत्रों में ऊनी वस्त्रों के लिए और सूती वस्त्रों के लिए इधर गुजरात के क्षेत्रों में। और बंगाल के क्षेत्रों और गुजरात के क्षेत्रों में प्रसिद्धि इसलिए थी क्योंकि यहाँ से व्यापार बहुत आसानी से, ठीक, जलयान के माध्यम से संपन्न हो सकता था। मखमल या मलमल के लिए जो इस समय प्रसिद्ध हुआ करता था वो बंगाल था। कौन? बंगाल। नोट कर लेंगे, कौन? बंगाल। और ऊनी वस्त्रों के लिए कश्मीर, पंजाब, ठीक, क्या? कश्मीर और पंजाब प्रसिद्ध हुआ, ठीक। ऊनी वस्त्र के लिए कश्मीर और पंजाब जो है क्या हुआ करता था? प्रसिद्ध हुआ करता था, ठीक। इसमें बर्तन देखेंगे, क्या? बर्तन। इसमें जो मुगल काल के बर्तन हुआ करते थे, ठीक, ये कौन थे? बर्तन के लिए, ठीक। इसमें नोट करेंगे, पहला जो आता था ये तांबा का बर्तन, ठीक। दूसरा कांसा, तांबा, कांसा। इसके बाद लिखेंगे पीतल, तांबा, कांसा, पीतल। इसके बाद लिखेंगे सोना, चांदी, ठीक। इनके जो देखेंगे, जो मुगल काल में तांबा का बर्तन यूज किए जाते थे, ठीक। ये कहाँ से, किन क्षेत्रों से आते थे? राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्रों से। कहाँ से? राजस्थान, कहाँ? दिल्ली। दिल्ली में सर्वाधिक मिलते थे, ठीक, सही का निशान लगा लीजिएगा। दिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में मिलते थे। कांसा के जो बर्तन प्राप्त होते थे सर्वाधिक मात्रा में मिलते थे बंगाल से। पीतल एक काशी, मुरादाबाद वाले क्षेत्र, काशी के बाद मिर्जापुर, मुरादाबाद, इन क्षेत्रों से प्राप्त होते थे, ठीक। और चांदी और सोना जो था ये बीदर, ठीक, दक्षिण भारत से। और यहीं पर लिख लेंगे कांच के बर्तन, जो कांच के बर्तन हुआ करते थे, ठीक। कांच के जो बर्तन उस समय हुआ करते थे ये फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के बाद लिखेंगे इसमें हम बिहार, ठीक, बिहार, बरार, दक्षिण भारत में बरार पड़ता था, ठीक। एक चीज और छूट रहा है इसमें, लिख लेंगे चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी। भारत में कांच के बर्तन तो होते बनते थे, कहां पर? फतेहपुर सीकरी और बिहार बरार में, ठीक। फतेहपुर सीकरी आज फिरोजाबाद ग्लास सिटी है, ठीक। चीनी मिट्टी, ये चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते थे भारत में प्रयोग लाए जाते थे, लेकिन भारत में होता नहीं था, इसे विदेशों से आयात किया जाता था। तो नोट करेंगे विदेशों से, विदेशों से, ये तकनीकी नहीं पता थी, विदेशों से आयात किया जाता था, आयात किया जाता था मुगल काल में, ठीक। विदेशों से क्या किया जाता था? आयात किया जाता था, ठीक। एक चीज और इसमें छूट गया है, नोट कर लीजिएगा, हुंडी। हुंडी क्या चीज है? हुंडी, क्या हुंडी हुआ करती थी? हुंडी क्या चीज है? ये हुंडी एक प्रकार की मुगल व्यवस्था थी, ठीक। हुंडी एक प्रकार की मुगल व्यवस्था थी जो कि मुगल काल में एक व्यापार के लिए संपन्न किया जाता था। हुंडी एक प्रपत्र हुआ करता था, मतलब एक लिस्ट हुआ करती थी, उस प्रपत्र के माध्यम से एक व्यापारी दूसरे व्यापारी तक जो भी अपना हिसाब किताब है उसको रखता था। तो हुंडी ये व्यवस्था मुगल काल में थी, इसको जानते रहिएगा। तो हम लोगों ने मुगलों के प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, सब कुछ देखा, अर्थव्यवस्था को भी देखा, मनसबदारी व्यवस्था को देखा, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय थी। तो अब स्थापत्य कला को कोई पढ़ाने का मतलब ही नहीं निकलता, दो ही तीन चीजें बच रही हैं, जैसे स्थापत्य कला हुआ, चित्रकला हुआ और साहित्य कला हुआ। ये जो तीन चीजें हैं
हम इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमने हर एक एक बादशाह को जब पढ़ाया है तो उनके समय में उसने जो जो चीजें स्थापित करवाई हैं या जो जो उसके समय में काल रहा है, जैसे साहित्य का स्वर्णकाल अकबर का समय रहा, जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्णकाल रहा, तो और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के समय में रहा, तो हमने उसके समय समय में विश्लेषण कर दिया। उसी चीज को हम इकट्ठा जब बताएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, बस फिर वही चीज लिखना है, रिपीटिशन करना है। तो इसलिए बस आज तक यही और मुगल काल के परिदृश्य को हम समाप्त करते हैं। आज भारत के मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी हम समाप्त करते हैं और अगले समय की अगली कक्षाओं में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में प्रवेश करेंगे, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और हमने पहले ही बताया था कि 1707 ईस्वी एक ऐसी है जो पेट 2021 में क्वेश्चन भी यहाँ से मिलान करने के लिए पूछा था, उसको 1709 कर दिया था। तो ठीक 1707 की तिथि एक ऐसी है कि जो हमारे प्राचीन इतिहास को बंद करके नए आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ हमको क्या कर देती है, मध्यकालीन भारत के इतिहास को बंद करके आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ हमें मोड़ के रूप में ले आती है। यानी अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में प्रवेश करके और उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कुछ मुगल सम्राट 1707 से लेकर के 1712 तक बहादुर शाह प्रथम रहा और 1707 से लेकर के अभी 1857 की क्रांति जब तक नहीं हो जाती, जब तक बहादुर शाह द्वितीय म्यांमार नहीं भेज दिया जाता है कैद करके, तब तक हम लोग इसको मुगल उत्तरवर्ती मुगल सम्राट को देखेंगे। लगभग 1-2 कक्षाओं की बात है। इसके बाद हम लोग जो कंपनियां को आगमन हुआ है, फिर सिख संप्रदाय अभी बचा हुआ है, मराठा पेशवा हैं जो, उनको भी अभी देखना है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम अगली कक्षाओं से प्रवेश करेंगे। ये जानकारी सबसे तक आप पहुंचाएं कि आधुनिक भारत के इतिहास अब स्टार्ट हो रहा है अगली कक्षा से, और जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा तक ये जानकारियां लोगों तक फॉरवर्ड करें। जो लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और बेहतरीन कंटेंट पढ़ना चाहते हैं जो एग्जाम में आए, फालतू चीजें नहीं। ठीक, फालतू चीजें पढ़ने से केवल समय नुकसान होता है, और ऑनलाइन क्लास में आप वही चीज पढ़ें जो आपके परीक्षा जीवन उपयोगी हो, ठीक, जिससे आप कुछ हासिल कर सकें। तो मेहनत से पढ़ें, और सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है, इसलिए घबराएं नहीं, हमेशा धैर्य बनाकर रखें जीवन में, और अपने जो उम्मीदें हैं उसको टूटने ना दें। क्योंकि असफलता जो होती है ना, असफलता क्या, असफलता, ध्यान दीजिएगा इसमें हम जो बता रहे हैं, असफलता, असफलता, असफलता को जब देखेंगे ना, हर असफलता के पीछे सफलता आपकी राह देख रही है। अगर असफलता मिलता है, अगर आपको जीवन में आप असफल हुए तो आपका मतलब है कि आपने कुछ सीखा जीवन से, और असफल नहीं हुए तो इसका मतलब आपने जीवन से कुछ सीखा है नहीं। ठीक, असफलता पे लिख करके अ पर जब हाथ रखेंगे तो देख रहे हैं सफलता लिखी हुई मिल रही, यानी हर असफलता के पीछे और सफलता आपकी क्या राह देख रही है। ठीक, हर असफलता के पीछे सफलता आपकी राह देख रही है, बस आप मेहनत करते रहिए। ठीक, उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले नए सेशन में आधुनिक भारत के इतिहास के साथ। धन्यवाद।